तो बेटा हम कहे थे कि हमारा मॉक टेस्ट 3 आएगा। लीजिए मॉक टेस्ट 3 हम लेकर के आ गए। मॉक टेस्ट 3 भी हमारा जो रिलेटेड है बैचलर एंट्रेंस एनडीए एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड होगा। और आज इस मॉक टेस्ट 3 में हम लोग 25 क्वेश्चन का सीट करेंगे बेटा। 25 क्वेश्चन आज हम लोग इसमें करेंगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक बात और आपसे कहनी थी कि क्वेश्चन को पूरा देखने का प्रयास करिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप पूरा देखेंगे तो एक बेटर कॉन्सेप्ट मिलेगा, पहली प्लस पॉइंट। और दूसरा हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं तो कह रहा है एक आदर्श रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस गुणांक होगा। एक आदर्श रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस गुणांक होगा। तो मैं आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस गुणांक जो होता है बेटा, ये रेफ्रिजरेटर का पार्ट होता है बेटा। अब परफॉर्मेंस गुणांक जो होती है बेटा वो बीटा से डिनोट होती है। परफॉर्मेंस गुणांक किससे डिनोट होती है? बीटा से डिनोट होती है। और बीटा इक्वल टू होती है 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। इस तरह का ये रिलेशन होता है बेटा। मैं क्लासरूम में ईटा और बीटा के बीच बता दिया था। ईटा है क्या? हीट इंजन की इफिशियंसी है बेटा, उष्मा इंजन की दक्षता है। बेटा को क्या बोलते हैं? उष्मा इंजन की दक्षता, उष्मा इंजन की दक्षता। और जब शब्द में बेटा आदर्श आ जाएगा बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अगर शब्द में आदर्श आ गया तो बेटा की वैल्यू 1 होती है और परसेंटेज में पूछा जाए तो 100% होती है। तो अगर हम यहाँ पर आदर्श के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बीटा बराबर अगर आपको निकालना हुआ तो 1 माइनस 1 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना? 0। इट मीन्स अभी तक आपको लोग पढ़ाए होंगे तो ये ईटा की वैल्यू बताए होंगे, हीट इंजन की दक्षता बताई गई होगी, लेकिन आदर्श रेफ्रिजरेटर के लिए नहीं बताया गया होगा। तो लीजिए स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, जिसका आंसर होगा बी आपका करेक्ट होगा बेटा। इट मीन्स एक आदर्श रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस गुणांक कितना होता है बेटा? 0 होता है बेटा। और आपको बता दें कि जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था तो आपको बताया था कि जो इफिशियंसी होती है हीट इंजन की, उसके जस्ट अपोजिट होता है परफॉर्मेंस गुणांक का वर्किंग। तो नॉट गेट की तरह होता है, जस्ट अपोजिट हो गया तो उसका 1 होता है, तो इसका कितना होगा? 0 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उस बात पर आते हैं कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो बेटा जो आंतरिक ऊर्जा होती है, किसी भी गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है बेटा, वो डिपेंड करती है अणुओं की गति, अणुओं की गति प्लस संरचना पर निर्भर करती है बेटा। याद रखिएगा, किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है अणुओं की गति तथा संरचना पर डिपेंड करती है। तो संरचना में बेटा आकार आ जाएगा। संरचना में क्या आ जाएगा बेटा? आकार आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मतलब दूसरे का जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो लीजिए बेटा, इसका भी ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। और इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी होगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 3 की ओर ध्यान देते हैं कि 3 हमारा कह क्या रहा है। तो आइए समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि किसी गैस की श्यानता गुणांक अनुक्रमानुपाती होता है। किसी गैस का श्यानता गुणांक अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो यहाँ पर देखिए, श्यानता गुणांक दाब पर निर्भर नहीं करता बेटा। तो इसका जो आएगा वो 3rd ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। इसका सी ऑप्शन होगा, दाब पर निर्भर नहीं करता बेटा। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? इस बात पर ध्यान देते हैं कि कार्नोट चक्र है। तो देखिए, कार्नोट का जो प्रोसेस होता है वो 4 स्टेप में होता है बेटा। किसमें किसमें? एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस तरह का एकदम प्रोसेस होता है। तो जहां से उठता है फिर उसी जगह चला आता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो यही होता है ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदले। मतलब जहां
पर है उसी जगह फिर से आ जाए, तो यहाँ पर ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जहां से उठा फिर से उसी जगह आ गया, मतलब उत्पाद के बाद फिर अभिक्रियारक बन गया। अर्थात कार्नो चक्र के बारे में बात करें तो कार्नो एक उत्क्रमणी चक्र है बेटा, रिवर्सिबल साइकिल है बेटा। तो ये इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में न्यूमेरिकल है बेटा। देखिए बेटा, जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखा गया एकदम फिल्टर करके टू द पॉइंट बनाया गया बेटा। बहुत मेहनत आपके साथ किया जा रहा है। एक कार्नो इंजन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य कर रहा है। तो देखिए, अगर जो T1 होता है वो हॉट रिजर्वर होता है, उच्च ताप का भंडार होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला ही उच्च ताप होगा। लेकिन चूंकि सब केल्विन में रख के लगाते हैं, इसलिए इसको 273 इसमें जोड़ देंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा। तो मतलब T1 का टेम्परेचर 373 केल्विन हो गया, और T2 का टेम्परेचर अगर हम देखना चाहें तो 0 सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड में तो रखना नहीं है, तो 273 इसमें जोड़ देंगे बेटा। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 273 केल्विन आ गया। अब इसमें पूछा क्या गया है, इस बात पर देखते हैं। तो दक्षता निकालने का सूत्र होता है बेटा एटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज इफिशियंसी अगर आपको निकालनी है तो 1 माइनस T2 की वैल्यू कितना है 273 अपॉन 373 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन 373। तो अब ये जब भी जाएगा बेटा तो ये दो ही बार में जाएगा, तो इट मीन्स 2 बार में जाएगा। तो 2 बार वाला कौन सा दिख रहा है, तो 2 बार वाला, अरे सर बी ऑप्शन दिख रहा है। अर्थात इसका आंसर आएगा 26.8%। इस तरीके से इस इंजन की दक्षता कितनी होगी, इस इंजन की दक्षता 26.8% होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बेटा। एक बात बता दें कि एक्सरे एक ऐसा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है बेटा, लेकिन किस एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बीएचयू एंट्रेंस, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, नीट, यहाँ तक कि जेई में भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठा हुआ है। तो देखने में एक्सरे तो बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, लेकिन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सरे जो चैप्टर है बेटा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरे से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह क्या रहा है। यक्स किरण में एनोड पर आरोपित त्वरक विभव V वोल्ट है। उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होगी। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दे दिया है, तो आप क्या करिए, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसको बोलते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत E बराबर h न्यू था, और E बराबर EV भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। तो अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो C बाई लैम्डा मिनिमम, चूंकि आपको मिनिमम वेवलेंथ निकालना है, तो इज इक्वल टू EV। तो लैम्डा मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा मीन इज इक्वल टू SC अपॉन EV हो जाएगा। तो लैम्डा मिनिमम आ जाएगा बेटा SC अपॉन EV। बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हो सकता है आपको थोड़ा नीचे होने के कारण शुद्ध रूप से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं बोलूंगा तो उसे सुन सकते हैं आप आसानी से। तो आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं तो कह रहा है कि एक दाब का इक्वेशन दिया है, दाब P इक्वल टू A प्लस एक्स अपॉन बी। दाब P इक्वल टू A प्लस एक्स अपॉन बी में P दाब है बेटा, P जो है बेटा वो दाब है बेटा,
और इसके बाद x जो है बेटा वो दूरी है बेटा, x जो है वो दूरी है बेटा। तो इसमें a बाई बी का डायमेंशन पूछ रहा है बेटा। सो सिंपल, आप इसको तोड़ देना ना, a बाई बी अब प्लस x बाई बी कर दो। अरे यार मैथमेटिक्स पढ़े होगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। तो अगर ये दाब है बेटा, तो अगर इधर दाब मिला है बेटा तो ये भी दाब रहा होगा, ये भी दाब रहा होगा, तभी ना दाब हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन अगर हम आपसे बात करें तो L प्लस L जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको क्या बताए थे वीडियो नंबर 3 में कि L प्लस L मिल करके क्या होगा, L होगा। L प्लस L मिल करके L होगा। तो उसी तरीके से जब यहाँ दाब है तो ये भी क्या रहा होगा, दाब रहा होगा, और ये भी क्या रहा होगा, दाब रहा होगा, क्योंकि समान पद ही जुड़ते हैं बेटा, दो असमान पद नहीं जुड़ सकते। अर्थात ऐसा संभव है, ऐसा संभव है, लेकिन अगर m प्लस l लिख दिए बेटा तो याद रखिएगा कि ये संभव नहीं है बेटा, ये संभव नहीं है बेटा। मतलब दो असमान पद को नहीं जोड़ा जा सकता। अर्थात अगर यहाँ जोड़ा गया तो समान पद रहे होंगे तभी जोड़ा गया होगा। अर्थात ये दाब है तो a बाई बी भी किसको इंडिकेट करेगा, तो a बाई बी की जो बीमा होगी बेटा वो किसके बराबर होगी, p की बीमा के बराबर होगी। तो a बाई बी की जो बीमा हो जाएगी बेटा वो p के बराबर, मतलब m l माइनस 1 और t माइनस क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ml माइनस 1 t माइनस 2, ml माइनस 1 t माइनस 2। इट मीन्स 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं तो कह रहा है एसएचएम में क्या स्थिर रहता है। तो देखिए एसएचएम में अगर कोई चीज स्थिर रहता है तो वो आपका आवर्तकाल स्थिर रहता है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रत्यानयन बल स्थिर नहीं रहता, काइनेटिक एनर्जी स्थिर नहीं रहता, पोटेंशियल एनर्जी स्थिर नहीं रहता, आवर्तकाल स्थिर रहता। अगर संपूर्ण ऊर्जा दिया रहता तब यहाँ मार सकते थे, केवल काइनेटिक और केवल पोटेंशियल पे नहीं मार सकते आप, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल इस तरीके से बदलते हैं कि संपूर्ण ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। अगर संपूर्ण ऊर्जा दिया रहता तो एक बार मान लेते, तो ऑप्शन तो दिया नहीं था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पूर्णतः दृढ़ वस्तु के लिए अगर कोई भी पूर्णतः दृढ़ पिंड होगा बेटा, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं कि पूर्णतः दृढ़ पिंड होगा। अगर पूर्णतः दृढ़ पिंड है बेटा, परफेक्ट रिजिड बॉडी, अगर कोई परफेक्ट रिजिड बॉडी है बेटा, तो रिजिड बॉडी में जब हम फोर्स लगाते हैं तो पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होते। जब पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होंगे बेटा तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी बेटा, जब पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होंगे तो डेल्टा एल 0 होगा। अब y बराबर आपने क्या पढ़ा है, एफएल अपॉन ए डेल्टा एल, एफएल अपॉन ए डेल्टा एल, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल की जगह क्या रख देंगे 0। जैसे ही 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे 1/0 का मान क्या आता है बेटा, इन्फिनिटी। इट मींस यहां पर इसका आंसर जो होगा 90 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का हाफ लाइफ 60 मिनट दिया है। हाफ लाइफ को हिंदी में बोलते हैं बेटा अर्धायुकाल, और अर्धायुकाल को आप टी हाफ से दिखाते होंगे बेटा। तो टी हाफ इसका इंडिकेट करने का मतलब है, ये नहीं कि हाफ से डिवाइड कर दें, इसका इंडिकेशन है बेटा। तो हाफ लाइफ का इंडिकेशन जो है 60 मिनट का दिया है। 3 घंटे पश्चात पर कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा, तो कितना पदार्थ क्षय हो जाएगा ये पूछ रहा है। 3 घंटे की बात कर रहा है, तो मतलब कुल समय कितना दे दिया है, तो कुल समय की अगर हम बात करें तो कुल समय हमारा दे दिया है 3 घंटा, मतलब ये 60 मिनट दिया है तो 1 आवर होगा, और 3 घंटा तो n बराबर जो निकालने का फार्मूला होता है कुल समय
कुल समय बटे जो होता है अर्ध आयु काल होता है बेटा, कुल समय बटे अर्ध आयु काल होता है बेटा। तो कुल समय आपका कितना दिया है बेटा 3 घंटा, और इसका अर्ध आयु काल 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो n की वैल्यू 3 आ गई, तो जो है n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 के पावर n होता है, तो n की वैल्यू 3, तो n नॉट बाई 8 आ गया, मतलब शेष बची मात्रा कितनी हो गई n नॉट बाई 8। n यहाँ पर कौन सी मात्रा है बेटा, शेष बची मात्रा है, तो शेष बची मात्रा n नॉट बाई 8 हो गया। तो क्षय मात्रा कितनी होगी, अगर आपको क्षय मात्रा निकालनी है तो n नॉट में से n को निकाल दीजिए, तो n नॉट में से n को निकालेंगे तो 7n नॉट बाई 8 आएगा। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लीजिए, तो प्रतिशत में जब कन्वर्ट कर देंगे तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 700 बटे कितना आ जाएगा, तो ये 12/1284, मतलब जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर जो जाएगा वो 87.5% आएगा बेटा। तो मतलब शेष बची मात्रा निकल गई, तो कुल में से या नॉट में से शेष बची मात्रा निकाल दीजिए, क्षय मात्रा निकल जाएगी, और क्षय मात्रा को जब प्रतिशत में बदलना होगा तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो जो आपकी प्रतिशत मात्रा निकल जाएगी, तो अर्थात प्रतिशत मात्रा जो इसकी आएगी वो 87.5% आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, उस बात पर ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, उस बात पे ध्यान देते हैं कि यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की वर्तमान दूरी आधी हो तो, वर्तमान दूरी आधी हो तो r = r/2 हो तो कह रहा दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो आप केपलर का नियम लगाइए और आंसर पाइए। तो केपलर का थर्ड लॉ लगाइएगा बेटा, तो केपलर का थर्ड लॉ T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ था, तो T'/T इज इक्वल टू r'/r⁴/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है कि r/2 कर दे, तो r/2 यहाँ पर कर देंगे r⁴/2, तो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर जो है T' इज इक्वल टू अगर हम करें तो T/2 तो एक वर्ष में कितना 365 डेज होता है बेटा, 365 दिन होता है, 2/3/2। अब इसका आएगा तो 8 का स्क्वायर रूट 2 √2, तो 365/2 √2, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा T' आएगा। आई थिंक जब इसको सॉल्व करेंगे तो 129 डेज आएगा बेटा। अर्थात पृथ्वी, क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाएगी तो पहले दिनों की संख्या 365 दिन थी, लेकिन अब दिनों की संख्या जो है 365 ना होकर के 129 दिन होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻15 चक्कर पर सेकेंड लगाता है, लूप में धारा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो कितना होगा, तो I = देखिए चक्कर प्रति सेकेंड ही आवृत्ति होती है बेटा, चक्कर प्रति सेकेंड जो होती है बेटा वह आवृत्ति के नाम से जानी जाती है। तो 6 × 10⁻15 साइकिल लगा रहा है बेटा, 1 सेकेंड में लगा रहा है, तो F की वैल्यू तो निकल गई। अब यहाँ पर I = हम लोग क्या जानते हैं, Q/T होता है, तो अब इलेक्ट्रॉन के सेंस में लेके चल रहे हैं तो E/T। अब आप बेटा जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो I = F × E,
तो F की वैल्यू हमारा 6 × 10⁻15 है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 × 10⁻−19 है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9.6 × 10⁻⁻4 0.96 मिली एम्पियर होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लिए जिसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बात पर भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको भी देख करके चलते हैं कि कह रहा है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? जनरली तो हम लोग अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। तो अपवर्तनांक n की वैल्यू दे दिया है कितना? √3। और इसके बाद कह रहा है कि प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो प्रिज्म कोण जो है, प्रिज्म कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, मतलब कि अल्पतम विचलन कोण के बराबर है। अल्पतम विचलन कोण के बराबर है। तो अल्पतम विचलन कोण किसको कहते हैं बेटा? डेलियम को कहते हैं। तो डेलियम और A आपस में बराबर है बेटा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? तो हम अपवर्तनांक n बराबर sin A प्लस डेलियम बाई 2 अपॉन sin A/2 बेटा ये जानते होंगे फार्मूला, इसी पर पुट करेंगे बेटा और आपका आंसर पाएंगे बेटा। तो यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो यहाँ आ जाएगा बेटा sin A आ जाएगा अपॉन sin A/2 हो जाएगा। तो sin इसको लिख सकते हैं 2 sin A/2 इंटू cos A/2 अपॉन sin A/2। तो sin A/2 से sin A/2 कट जाएगा, √3 इसकी वैल्यू है 2 cos A/2। तो यहाँ से आ जाएगा A की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो 60 डिग्री आ जाएगी। आप देख लीजिएगा निकाल करके A की वैल्यू कितनी आ रही है। तो A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा इसका। तो हम लोग देख लिए इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर थोड़ी देर के बाद। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कैंसर के उपचार में सामान्यतः प्रयुक्त समस्थानिक है। मतलब कैंसर का तो कैंसर के उपचार में सामान्यतः प्रयुक्त समस्थानिक होगा। तो मतलब कौन सा समस्थानिक इसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में जो समस्थानिक यूज किया जाता है वो कोबाल्ट 60 होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बहुपरमाणिक गैस के लिए स्वतंत्र कोणियों की संख्या होती है। तो बेटा बहुपरमाणिक में लीनियर और नॉन लीनियर, रेखीय और अरेखीय लेके चलते हैं। अरेखीय में 6 होता है, रेखीय में 7 होता है, अर्थात इसका आंसर सी होगा बेटा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 क्या कर रहा है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है LCR में अनुनाद की स्थिति लगाना है। तो Z बराबर हम लोग पढ़े हैं कि रूट में r स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है बेटा। अनुनाद की स्थिति अगर जनरेट करनी है बेटा तो अनुनाद तभी बनता है जब XL और XC दोनों आपस में बराबर हो जाए। जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो Z मिनिमम हो जाता है बेटा, और Z जब मिनिमम होगा तभी I मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम I तो नहीं दिया है लेकिन Z मीन जरूर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि निज अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। यहाँ पर देखिए जो बनाने वाला ये क्वेश्चन का पैटर्न है थोड़ा सा रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अब ऑप्शन तो मैच कराना है यहाँ पर। तो पॉइंट 1 तो हो नहीं सकता। देखिए जो निज अर्धचालकों में बैंड गैप होता है बेटा, वो एनर्जी गैप जो होती है वो आपका जो एनर्जी गैप होता है आपको बता दें लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब अर्थात इसमें से जो मैच करता हुआ दिख रहा है बी ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये जो होता है वो सिलिकॉन के लिए होता है, इसीलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ा दिया कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। जैसे जर्मेनियम का अगर पूछता है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होगा, बैंड गैप अगर जर्मेनियम का पूछता है तो जर्मेनियम का जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आपसे सिलिकॉन का पूछा जाएगा तब 1.1 होगा, और रेंज पूछा जाएगा तो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इस तरीके से हम लोग तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। रेंज जो होगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, जर्मेनियम के लिए पूछा जाएगा तो 0.7 होगा, सिलिकॉन के लिए 1.1 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर ध्यान देते हैं कि मूल एसआई मात्रक कौन रही है। तो मूल एसआई मात्रक तो 7 होते हैं, मूल मात्रक तो 7 होते हैं। सातों को छोड़ करके देख लीजिए तो एम्पियर सातों में आता है, कैंडिला भी सातों में आता है, केल्विन भी सातों में आता है। कौन नहीं आता? न्यूटन। इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे थोड़ी देर के। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में क्या कह रहा है कि यदि एक आवेशित कण का वेग 2 गुना और चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या समय नहीं बर्बाद करना है। आर बराबर एक्चुअल में होता क्या है? mv/qv। तो चार्ज से बात ही नहीं कर रहा है, बात वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र से कर रहा है। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v/b। यही वाला लगाइए तो r'/r का लीजिए, तो यहाँ b'/b' हो जाएगा और b/b हो जाएगा। तो v' कितना हो रहा है? 2 गुना, तो 2v। चुंबकीय क्षेत्र कितना हो रहा है बेटा? आधा, v/2 और यहाँ v/कितना? v। अब यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 4 गुना r आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब वेग 2 गुना हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र आधा हो रहा है। कैलकुलेशन सही है, इसलिए जो है कहीं आंसर में गड़बड़ी नहीं आएगी, तो 4 टाइम्स आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते करते कहा कि विवर्तन क्या प्रदर्शित करता है। देखिए विवर्तन किसका पार्ट? देखिए ऑप्टिक्स 2 पार्ट में होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो जब वेव ऑप्टिक्स में तरंग में आता है क्या क्या? व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। तो तरंग में आता है इसलिए तरंग की प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। अक्यू गुणांक क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन रेजिस्टेंस। तो दोनों रेजिस्टेंस ही है, तो याद रखिएगा कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। दोनों एक रेजिस्टेंस ही है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैक्सवेल के विभाजन में अधिकतम वेग किसका होता है? तो अधिकतम वेग VRMS की होती है, फिर मीन की होती है, सबसे लास्ट में प्रोबेबल की होती है। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कहा था माध्य मुक्त पथ पर। तो माध्य मुक्त पथ मतलब मीन फ्री पाथ पे अगर बात करें तो लैम्डा बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1/रूट में 2π/ND²। तो यहाँ पर मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d⁻², अर्थात व्यास पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है? व्यास पे -2 घात है। इट मीन्स इसका ऑप्शन जो होगा -2 होगा। इस तरीके से बेटा अब हम लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, उसको फैलाने का काम करिए। देखिए जो भी क्वेश्चन कराया गया बहुत बढ़िया कराया गया है। जल्द ही मिलते हैं मॉक टेस्ट 4 पे।